हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको स्वर संधियाँ, व्यंजन संधि ये दोनों पूरी करवा दी हैं। और स्वर तो देखिए पहले आपकी 5 प्रकार की हो गई हैं, और व्यंजन संधि में हमने कम से कम 4-5 प्रकार की संधियाँ आपको करवाई हैं कि जिनके उदाहरण आपकी पुस्तक में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी आपके, अगर हमने पुस्तक में देखो आपको पहले पढ़ाई 1 से 15 पाठ तक पढ़ाए, तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले। कहीं पे विसर्ग का ओ हो गया, कहीं विसर्ग में रा में परिवर्तित हुआ, कहीं विसर्ग सा में परिवर्तित हुआ। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ, तो इसके लिए हमने कहा कि इसमें आपको विसर्ग संधि भी बताना जरूरी है। क्योंकि भाई अधूरा ज्ञान लेने से क्या मतलब है, वहां तो हमने पढ़ लिया कि विसर्ग का ओ में परिवर्तित हुआ, लेकिन किस नियम से हुआ, क्यों हुआ, इसको जानने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि भाई संधि के ये परिवर्तन होते हैं तो किन नियमों से होते हैं। तो उसको चलते हैं। तो पहली संधि हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो विसर्ग संधि समझ लीजिए क्या होता है कि अपने पास 2 पद होते हैं, और 2 पद में से जहां पर पहले पद के अंत में हमें विसर्ग मिल जाए, पहले पद के अंत में क्या लगा हुआ हो, हमारा विसर्ग लगा हो, और उसके बाद कोई भी हमारा जो वर्ण होगा, स्वर व्यंजन कुछ ना कुछ तो आएगा। स्वर या व्यंजन किसी के मेल में होने पर भी हमारा विसर्ग है वो अपना रूप बदल लेता है। कहीं पे वो रा बन जाता है, कहीं पे ओ की मात्रा में बदल जाता है, कहीं पे सा बन जाता है। जैसे लिखा है प्रथम अध्याय, क्या लिखा हुआ है, प्रथम अध्याय। तो यहाँ पे देखा कि विसर्ग जो हमारा है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया, और जो अ था वो अवग्रह में बदल गया, और ये क्या बन गया हमारा, प्रथमो एषः अधावत लिखा था। तो एषः अधावत में देखा कि हमने कहा विसर्ग जो हमारा है वो ओ की मात्रा में बदल गया, और अ हमारा अवग्रह में बदल गया, और बन गया एषु धावत। पितुः इच्छा में देखा कि हमारा जो विसर्ग है वो रा में बदल गया, और रा में जब छोटी की मात्रा मिल गई तो ये पितु रिक्षा बन गया। शिशु हसती में देखा कि ये हमारा विसर्ग है किस में बदल गया, रा में बदल गया, और ये बन गया शिशुर हसती। ऐसे रामा जयति में देखा कि रामह का विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो गया, और हमारा रामो जयति बन गया वो। ऐसे ही कह अवदत में देखा कि हमने कहा कि क का विसर्ग हमारा ओ में बदला, और हमारा हमारा अवग्रह में बदल गया। तो ये भाई कौन से नियम थे कि जहां पे हमारा कहीं विसर्ग हमारा किस में बदल रहा है, रा में बदल रहा है, कहीं ओ में बदल रहा है। और बताए देते हैं उदाहरण, जैसे हमारा लिखा हुआ है नमःकारः, क्या लिखा हुआ है, नमः धनकारः। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो विसर्ग है क्या बन जाता है, सा में बदल जाता है, और नमस्कार हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, नमस्कार, नमःकार हमारा नमस्कार बन जाता है। यहाँ देखें निह संदेह में हमारा निःसंदेह लिखा हुआ है, यहाँ हमारा विसर्ग जो बन जाएगा वो क्या बन जाता है, निस्संदेह बन जाता है। तो भाई ऐसा क्या, कौन से नियम हैं जिनकी वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला हमारा एक नियम आता है सत्व। विसर्ग संधि 4 प्रकार से होती है, एक सत्व होती है, एक षत्व होती है, एक उत्व होती है, और एक रत्व होती है। ये 4 प्रकार की संधियां होती हैं। यानी कहीं पे हमारा विसर्ग सा में परिवर्तित होगा, कहीं हमारा सा जो है, कहीं हमारा जो विसर्ग होगा वो शा में बदल जाएगा, कहीं पर हमारा विसर्ग है वो ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, और कहीं पे हमारा विसर्ग रा में परिवर्तित होगा। और इन्हीं के नाम पे कहीं जहां पे सा का भाव आ रहा है इसलिए उसको सत्व कह दिया, यहाँ शा का भाव आ रहा था इसलिए उसको शत्व कह दिया, यहाँ ऊ का भाव आ रहा था यानी उत्तर में विसर्ग हमारा ऊ में बदल लिया था उसको उत्व कह दिया गया, और यहाँ पे विसर्ग हमारा रा में बदल रहा था इसीलिए उसको रत्व कह दिया गया। तो अब देखते हैं हम, पहली संधि हमारी आती है सत्व। क्या आ जाती है, सत्व। अब सत्व में क्या होगा, सत्व में ये तो समझ में आ रहा है कि विसर्ग हमारा सा में बदलने वाला है। ठीक है, विसर्ग किस में बदलने वाला है, सा में, इसीलिए उसको सत्व कह दिया गया। अब लेकिन क्या ऐसा, कौन सा ऐसा नियम है जिससे ये परिवर्तन हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण। अब खर प्रत्याहार क्या होता है, तो खर के लिए इतना याद रख लीजिए, खर का मतलब 1 2, खर का मतलब 1 2।
ठीक है। और को बोले क्या, और खर में क्या आ रहे हैं, और कह रहे हैं तीनों सा भी आ रहे हैं, तीनों सा और एक और दो, खर का मतलब हो गया। अब एक दो आप कहेंगे कौन सा एक दो, मैडम कौन से एक दो की बात कर रहे हो। तो अपन ने वर्ग के अक्षर पढ़े हैं, 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में। व्यंजन जहां से हमारे शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, क से लेके हा तक हमारे सारे व्यंजन वर्ण होते हैं, वर्णमाला में हमने पढ़ा। उसमें भी अपने कचट तप यानी 5 वर्ग आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आते हैं, श श श स ह, ठीक है। और यार अलावा छोड़ दीजिए, अभी इन्होंने यार अलावा को छोड़ दिया। माँ के बाद आता है पा फा बा भा मा, यार अलावा, फिर आता है शाशा, तो यार अलावा को छोड़ दिया। तो अब केवल यहाँ पे, यहाँ अभी ये भी लिख दे रहे, नहीं कहोगे मैडम क्या बात है, यार अलावा नहीं छोड़ रहे भाई, सब बताए दे रहे। क से लेके हा तक अपने ये हो गए। तो आपको 5 वर्ग पहले मिलते हैं जिनमें 5-5 अक्षर होते हैं कि नहीं होते हैं, बोले हाँ होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, टा के बाद ठ ड ढ ण, ता के बाद थ द ध और न, फिर पा के बाद फ ब भ भ और ये म, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं, कौन से, बोले ये हमारे 5 वर्ग हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब जो हमने खर बोला था, खर का मतलब है, खर का मतलब है 1 और 2, यानी हर एक वर्ग का, पांचों वर्ग का, पांचों वर्ग हो गए ये अपने पांचों वर्ग के 1 और 2 अक्षर। खर का मतलब 1 और 2, क ओ खा, च ओ छा, टा ओ ठा, ता ओ था, पा ओ फा। और बोले क्या, और तीनों हमारे स, तीनों सा ले लो, बोले ये अक्षर ले लिए और तीनों सा ले लिए। तो खर में बाद कौन कौन से छोड़ दिए, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, 5वां छोड़ दिया, यार अलावा हा छोड़ दिया, वो छोड़ दिए। क्या याद रखना है हमें, 1 2 स श श श और स, ये हमें याद रखना है खर। अब खर के बाद क्या आ जाए, खर समझ में आ गया, 1 और 2 तीनों सा, इतना याद रखेंगे। खर का मतलब, खर का मतलब होता है 1 और 2 और तीनों सा। अब इनके बाद कह रहे हैं, इनके बाद देखो, विसर्ग के बाद अगर यहां लगा हुआ हो विसर्ग, और विसर्ग के बाद खर आ जाए, खर वर्ण आ जाए, या फिर तीनों सा आ जाए, तो हमारा जो विसर्ग है सा में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। जैसे यहां लिखा है बालकः, क्या लिखा है हमारा, बालकः, ठीक है। और फिर लिखा है तरति, क्या लिखा है, तरति, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं क्या लिखा है, बालकः तरति, तो विसर्ग के बाद यहाँ पहला या दूसरा कोई अक्षर है, बोले हाँ ये तावर्ग का पहला ही अक्षर है, तो बदलना क्या है, तो बोले तो हमारे विसर्ग उसको सा में बदलना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बालक जैसा का तैसा लिखिए, विसर्गों को बस सा में बदल दीजिए और वो भी आधे सा में, और आगे बन जाएगा तरति, क्या बन जाएगा, तरति, हो जाएगा बालकस् तरति, ठीक है। बस इतना ही हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, बस केवल कितना ध्यान रखना हुआ कि विसर्ग के बाद खर, यानी विसर्ग के बाद 1 2 या तीनों सा में से कोई भी वर्ण दिखेगा तो विसर्ग हमारा सा में बदल जाएगा। आगे लिखा है इतः, क्या लगा हुआ है, इतः, और ये लिखा है ततः, क्या लिखा है, इतः ततः। विसर्ग के बाद हमारा कौन सा अक्षर आया, पहला दूसरा में से कोई है, बोले हाँ पहला ही अक्षर है। तो करना क्या है, विसर्ग को आधे सा में बदल देना है और दोनों को जैसा का तैसा लिख दीजिए, हो गया इतस्ततः, हो गई हमारी सत्व संधि। आगे कहते हैं लिखा है निश्चल, क्या लिखा है, निहि और चल, क्या कह रहे हैं, निश्चल। अब यहाँ पे हमारा जो विसर्ग है, अब कह रहे हैं विसर्ग को हमने सा में बदल दिया क्योंकि ये पहला अक्षर था। लेकिन 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 इसमें हमारा एक थोड़ा सा एक परिवर्तन ये होता है, क्या परिवर्तन होता है, सा के अंदर भी थोड़ी सी एक टर्म एंड कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, क्योंकि हमारे पास जो सा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विसर्ग को सा में बदलना है, विसर्ग को किस में बदलना है, सा में बदलना है।
बदल देंगे, देख लेंगे, खर मिलेगा हम सा में बदल देंगे, खर मिलेगा या तीनों सा कुछ भी लिखे होंगे हम आराम से बदल देंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सा भाई हमारे पास 3 होते हैं, क्या होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कैसे होते हैं? बोले सा तो हमारे पास 3 है, तो क्या केवल एक ही इसी सा में बदलता रहेगा क्या? विसर्ग हमेशा क्या इसी सा में बदलता रहेगा? बोले नहीं, बोले इस शा की भी बारी आएगी, कभी कभी विसर्ग हमारा इसमें भी बदलेगा। तो बोले कब बदलेगा? बोले जब बदलेगा जब खर में, देखिए खर में अब हम यहाँ लिखे देते हैं आपको क, ख, च, छ, त, ठ और हमारा त और थ और ये लिखा प और ये फ। ठीक है, तो विसर्ग में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क और ख, बोले ये रहे तो विसर्ग हमारा सा में बदलेगा। लेकिन चा के आने पर ये ही विसर्ग शा में बदल जाता है। इष्टुत्व संधि बता रहे थे, उसमें भी आपको बताया था। जशत्व संधि बता रहे थे, उसमें भी बता रहे थे। नहीं पढ़ी है तो अभी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि विसर्ग के स्थान पे चा या छा को देख के ये विसर्ग इस वाले शा में बदला। क्या भाई इस सा से क्या दुश्मनी थी? क्या कोई पहले से क्या कोई भाई तालमेल क्यों नहीं बैठा है इसका? बदल सकते थे। यहाँ पे हमने लिखा निश्चल, तो यहाँ पे ये निश्चल क्यों बना? क्यों ये वाला शा लेके आए? इसमें हम सा भी तो लिख सकते थे भाई, कोई परेशानी थी? बोले नहीं, परेशानी कुछ नहीं थी, बस ये होता है कि इनकी मित्रता होती है, ये वाले शा की चा से मित्रता होती है। बोले ऐसी दोस्ती क्यों हुई? क्यों इस वाले सा से क्यों नहीं हुई? इससे क्या परेशानी थी? इससे दोस्ती क्यों नहीं हुई? बोले इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई जहाँ जन्म स्थान दोनों का जब एक हो जाता है, भले ही कहीं पे भटक रहे हो, भाई चा बहुत ऊपर था, सा बहुत नीचे था, लेकिन दोनों का जन्म स्थान एक ही था, इसीलिए इनकी दोस्ती है। कैसे दोस्ती है? कि जो हमारा श और चा दोनों का देखेंगे, श और चा दोनों ही तालु से निकलते हैं, चा वर्ग के सारे अक्षर और हमारा श, ये क्या होते हैं? एक ही स्थान से निकले हुए हैं, इसीलिए इनकी दोस्ती होती है। इसलिए जब विसर्ग हमारा खर को देखकर, खर यानी हमारे 1 और 2 को देखकर, और खर में भी अगर चा वर्ग होगा तो विसर्ग सा में तो बदलेगा, लेकिन किस सा में बदलेगा? शा में बदलेगा। तो हमारा जो निश्चल है वो कैसा बदलेगा? बोले निश्चल लिखा होगा तो वो किस में बदल जाएगा? बोले ये जो विसर्ग है चा को देखकर सा में तो बदलेगा, लेकिन किस सा में बदलेगा? इस शा में बदलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा निश्चल। और ये जो इस प्रकार से लिखा होता है ये शा ही होता है। और कहेंगे ये तो श्रा का सा होता है, तो भाई शा में एक रा लग जाता है तब इसको श्रा कहा जाता है। नहीं तो आपको अगर इस तरह से शा लिखा हुआ दिखे तो ये मत समझना कि ये श्रा का शा लिख दिया। श्र जो होता है वो संयुक्त वर्ण होता है, जो श और रा से मिलकर बनता है, तब ये श्र बनता है। तो ये जो ऐसी जो आकृति होती है ना, ये आधे शा को दर्शाती है। ठीक है, आधे शा को ऐसी ये आकृति दिखाती है। अब इसमें क्या लगना है? चा मिल गया तो चा पूरा था, तो आधा शा चा में मिल गया, तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है निश्चल। तो लगेगा कि भाई मैडम शा कहाँ दिख रहा है, आप परेशान हो जाए, तो इसलिए बता दिया। ये ऐसे ही लिखा है सिरह, शिरह छेद। समझ गए? अभी टा के लिए आएगा नियम, अभी ध्यान कीजिएगा। ये वाला सा तो भाई ऐसा है, ये दोनों तो एक स्थान है ही, इसीलिए सा हो ही जाता है। तो 2 का तो अभी याद रखिए कि ता के साथ में सा आना है, चा के साथ में शा आना है। और जो नियम अभी बनते जा रहे हैं अभी हम बताते जाएंगे। 2 चीजें समझ में आ गई कि हमारा विसर्ग को सा में बदलना है, कब? खर में, खर आने पर या तीनों सा आने पर, श या सा आने पर। ठीक है, या सा आने पर। लेकिन कह रहे हैं लेकिन ये विसर्ग शा में भी बदल जाएगा। बोले कि कहां पे बदलेगा? जब खर के अंदर चा या छा होगा तब। चा छा को देखिए यही सा इसमें बदल जाएगा। बोले ठीक है, यानी विसर्ग फिर हमारा शा में बदलेगा चा छा के लिए, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है एक। ठीक है, तो ऐसा ही एक उदाहरण लिखा है शिरच्छेद। क्या लिखा है? शिरह, शिरह, और ये लिख दिया है हमने छेद। ठीक है, अब क्या होगा? विसर्ग ने, भाई है तो ये खर वर्ण, खर का मतलब क्या हुआ? 1 और 2, यानी दूसरा अक्षर है।
दूसरा अक्षर है तो विसर्ग उसको सा में बदलना चाहिए, लेकिन किस सा में बदलेगा? ये चा वर्ण का है, यानी चा और छ, चा वर्ग का अक्षर है, इसीलिए ये विसर्ग बदलेगा तो सा में, लेकिन वो किस सा में बदलेगा? इस वाले सा में। तो ये हमारा बन जाएगा शिरश्छेदः। शिरः छेद क्या बन जाएगा? शिरश्छेद। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे सत्व संधि का। अब इसी में अभी हमने दो के बता दिया आपको। तावर्ग तो हमारा बदल ही रहा था, तावर्ग यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे का वर्ग हमारा सा में बदला, ता हमारा सा में बदला, और यहाँ पे ये विसर्ग हमारा शा में बदल गया। यहाँ पे दो जगह हमारा सा बदलता रहा। ठीक है, और यहाँ पे आते आते शा पहुंच गया। क्यों? चा को देके, चा और छा को देके विसर्ग शा में बदल गया। का और ता के लिए यही रहा। अपने कितने वर्ग निपट गए? यहाँ का वर्ग निपट गया, ता वर्ग निपट गया और चा वर्ग निपट गया, 3 निपट गए। अब बचे कौन कौन से हैं? अब हमारा बचा हुआ है, टा बचा हुआ है और पा बचा हुआ है। अब इनके लिए क्या कोई नियम बनेंगे क्या? बोले देखते हैं। अब क्या लिख दिया इन्होंने? अब का और खा और पा और फा जो बचे थे, इनके लिए अब जब ये बेचारे कौन कौन से हमारा का और खा और पा और फा। अब आप कहेंगे का के लिए अपन ने एक जगह सा तो किया है। रुको भाई, थोड़े नियम अपने इन्हीं में फेर बदल होता है, इसीलिए दोनों को हमने साथ में समझा रहे हैं। अभी अपन ने कितना पढ़ा है, इतना ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हमने पढ़ा विसर्ग का सत्व हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब उसके सामने खर आ जाते हैं। खर का मतलब 1 या 2 और तीनों शब्द। ठीक है, ये हो गया अपना इतना। अब इसमें हमने क्या कहा था कि यहाँ पे का के लिए भी हमारा विसर्ग किस में बदल रहा था? सा में बदल रहा था, बदल जाएगा। चा के लिए लेकिन क्या बदल रहा था? चा के लिए ये शा में बदल रहा था। ठीक है, फिर कहा टा को छोड़ दिया इसमें, टा को छोड़ने के बाद कहा ता के लिए भी ये किस में बदल रहा है? हमारा सा में बदल रहा है। तो एक काम अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं कि टा की अभी जगह छोड़ देते हैं विसर्ग के लिए और देखते हैं कि क्या बनेगा। फिर यहाँ हम ता वाला लिख देते हैं कि ता को दिखने पर विसर्ग हमारा सा में बदल जाएगा और पा को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये विसर्ग हमारा पा के लिए क्या बनेगा देखते हैं। अभी अपन ने ये छोड़ दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ लिखा है विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो। अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगी थी कि विसर्ग के पहले क्या देखना है, अपन को सिर्फ विसर्ग के बाद वाली चीजें देखनी थी। क्या देखनी थी? बाद वाली। तो अभी अपन बाद वाली चीजों को देखने के पहले यहाँ पे एक सिंपल सी निपटा देते हैं बात कि यहाँ का के लिए सा बन रहा था, चा के लिए शा बन रहा था, ता के लिए सा बन रहा था। सत्व संधि सा बन रहे हैं। और ये वाले टा के लिए जब अगर इस वाले चा के लिए ये वाला शा बदलेगा तो टा कहेगा मेरे पास भी मेरा जैसा भाई है, मेरे जैसा सा है। बोले कौन सा है? कहेंगे षटकोण का शा। कौन सा है? षटकोण का। तो कहेंगे क्या कर रहे हैं, क्यों भाई ऐसा कर रहे हैं? कहेंगे हमारे बाद यानी विसर्ग के बाद अगर टा वर्ग का कोई अक्षर आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया धनु हूं और ये लिखा है टंकार। क्या लिखा है? धनु टंकार। तो अब ये कहेगा, टा कहेगा कि ना तो मुझे सा में बदलना है ना तो सा बनेगा। बोले क्यों? क्योंकि ये बोले दांत से दंती सा होता है, यानी इसका उच्चारण दंती होता है, इसीलिए ता के साथ में जाने दो इसको। तो बोले ठीक है, तो क्या ये वाला शा लगा दे? बोले नहीं, ये हमारा तालु से आता है, तालव्य होता है। बोले इसीलिए वो चाकी का दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। तो बोले ठीक है। तो विसर्ग कहेगा भाई किस में बदलोगे? तो कहेगा मेरा भी एक भाई है। कौन सा? ये वाला शा। तो टा वर्ग जहां से हमारी मूर्धा से ट निकलता है, वैसे ही मूर्धा से हमारा शा निकलता है। तो हमारा क्या बन जाएगा? बोले विसर्ग टा के लिए शा में बदलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक साधारण नियम था। और यहाँ पे पा के लिए भी सा बदलेगा। केवल 2 चीजें में कंडीशन बदल रही थी। कौन सी बदल रही थी हमारे? बोले चा के लिए और टा के लिए ये परिवर्तन हो रहा था। और बाकी सब जगह बाकी 5 वर्गों में हमारा ये साधारण चल ही रहा था, सा में बदल रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये तो सत्व संधि का नियम हो गया। अब उन्होंने कहा कुछ और भी चीजें हैं, कहीं कहीं पे विसर्ग शा में ही बदलेगा।
बोले कहाँ बदलेगा? बोले हमने बता तो दिया है कि अगर टा विसर्ग के बाद अगर टा हो जाएगा तो विसर्ग को शा में बदल देना है, हमने क्या दिया है, हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई चीज बची है क्या? बोले हाँ बची है। बोले का और खा में भी कभी कभी वो आ जाएगा, पा और फा के साथ में भी हो जाएगा। बोले ये कौन सी बात हो रही है? अभी तो कह रहे थे का के साथ में विसर्ग हमारा सा में बदल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा है बालकह में हमारा का ता दिखने पे हमारा किस में बदल गया था? बोले इसमें बदल गया था। बोले रुको थोड़ा सा हम कुछ कुछ परिवर्तन बता रहे हैं। बोले कब ऐसा होगा? कह रहे हैं क और ख, प और फ। टा के साथ में तो अपना निश्चित है ही, फिक्स है कि टा होने पे इस विसर्ग को शा में बदलना है, इसको कोई नहीं मिटाने वाला है, क्योंकि हमारा टा और ये वाला शा एक स्थान से प्रकट होता है इसलिए। ठीक है, लेकिन का और ख, पा और फा ऐसे होते हैं बेचारे, थोड़े थोड़े से अपने आप को बदल लेते हैं। कैसे बदल लेंगे? तो जैसे नमः कार में तो अपन देख रहे थे क्या लिखा था, उदाहरण से समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने कहा नमः, ये लिखा है नमः और ये लिखा है कार। क्या लिखा है? नमः कार। तब तो हमारा विसर्ग संधि जो हमारी कौन सी सत्व संधि चल रही थी, तो का कुछ नहीं कहेगा, का कहेगा हम तो सा में भी बदल, विसर्ग सा में बदल जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे ये नमः जो विसर्ग है सत्व संधि के हिसाब से का वर्ग के लिए, ता वर्ग के लिए और पा वर्ग के लिए सा में बदल जाएगा सत्व संधि के नियम से। और ये वाला श चा वर्ग के लिए बदल जाएगा और ये वाला शा हमारा टा वर्ग के लिए बदल जाएगा। बोले ठीक है, तो ये हमारा हो गया नमस्कार। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या चल रहा था? अभी यहाँ पे देखा कि विसर्ग के पहले जो अक्षर है उस पे कोई मात्रा नहीं थी। क्या नहीं था? कोई मात्रा नहीं थी। कोई मात्रा नहीं थी तो अपना सीधा का ने भी कह दिया हमें कोई परेशानी नहीं है, रहने दो। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि विसर्ग के, सॉरी ये वाली तो अपनी हो चुकी है, अपन किस पे चल रहे हैं? यहां पर कौन सी पढ़ रहे हैं? शत्रु संधि पढ़ रहे हैं। कि अब उन्होंने क्या कह दिया कि विसर्ग के पूर्व ई या ई हो। कैसे? विसर्ग के पूर्व अभी अपन ने नमस्कार में देखा क्या बना, नमः और कार लिखा हुआ था, तो विसर्ग का को देखकर यानी पहले और खर प्रत्याहार यानी पहले या दूसरे अक्षर को देखकर किस में बदल गया? सा में बदल गया, नमस्कार बन गया। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है निहि और कपट। अब यहाँ पर भी हमारा क्या, विसर्ग के बाद क ही दिख रहा है। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद क था और यहाँ पे भी विसर्ग के बाद क है। लेकिन अब इसमें एक क्या बात आ जाती है कि मात्रा वाला अगर है, विसर्ग के पहले कोई मात्रा लगी है और वो भी कौन सी हो, ई या ऊ की हो। ई या ऊ की मात्रा अगर होगी तो विसर्ग फिर हमारा सा में ना बदल के श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हमारा श में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी इसीलिए सिंपल सा में बदल गया, लेकिन मात्रा आ गई तो ये अब सिंपल सा में ना बदल के कौन से, बोले श में बदल जाएगा, षटकोण के शा में बदल जाएगा और ये हो जाएगा निष्कपट। ठीक है, ये हमारा शत्व संधि का नियम हुआ। शत्व में क्या हो गया? विसर्ग सा में तो बदला, शा में बदला, लेकिन किस कंडीशन में बदल गया? मात्रा होने की वजह से। तो यहां देखेंगे आपको लिखा हुआ है निहि फल। क्या लगा हुआ है? निहि और ये लिखा है फल। तो अब क्या हो जाएगा? विसर्ग अब पहले आने वाली मात्रा की वजह से का या खा होता, पा या फा होता, तो क्या बनना जाएगा? बोले कुछ नहीं है, बोले अब सा ना बन के ये शा में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा निष्फल। ठीक है, ऐसे ही लिखा है दुह कर्म। क्या लिखा है? दुह कर्म। ये लिखा है दुह और कर्म। विसर्ग के बाद का आने पे सा में बदल रहा था, नमस्कार में बदल रहा था ना? बोले हाँ बदल रहा था, लेकिन विसर्ग के पहले कोई मात्रा नहीं थी तब बदल रहा था, लेकिन मात्रा आ गई तो वही हमारा विसर्ग अब सा में ना बदल के शा में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा दुष्कर्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया
किसका नियम, ये ई और ऊ के होने पे जो का और फा वर्ग होगा तो उसमें हमारा जो सा है वो शा में बदल जाएगा, यानी जो विसर्ग है फिर सा में ना बदल के शा में बदलता है। और फिर से देख लीजिए, यदि देखिए नमःकार और पुरः के बाद अगर यहाँ पे का या फा आए तो विसर्ग का सा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपना सिंपल सा में बदल ही रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन मात्रा आ गई है इसीलिए ये विसर्ग हमारा शा में बदल गया। तो ये हो गया आपका विषत्व संधि का नियम। ठीक है, तो अगर एक क्विक रिवाइज करें, एक क्विक रिवाइज में देख लेते हैं कि क्या बना हमारा सत्व में। ये ले लीजिए सत्व और ये ले लीजिए शत्व। ठीक है, तो दोनों में हम कैसे जल्दी सीख लेंगे इसको, क्या देखेंगे इसमें। यहां पे हमारा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और पा और फा। तो विसर्ग हमारा किन किन के लिए बदलेगा, अब इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख देंगे। का और खा के लिए विसर्ग सा में बदलेगा, चा और छा के लिए विसर्ग हमारा किस में बदलेगा, शा में बदलेगा। टा और ठा के लिए हमारा शा में बदलेगा, ता के लिए सा में बदलेगा और पा के लिए भी सा में बदलेगा। ठीक है, लेकिन शत्व संधि में कहेंगे कि ये सा टा के लिए तो जैसा का तैसा रहने ही देना है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन का और खा के लिए भी अगर मात्रा है पहले, विसर्ग के पहले मात्रा है, वो भी कौन सी, ई या ऊ की, तो ये हमारा सा शा में बदल जाएगा का और खा के होने पर भी। ठीक है, और यहां पर भी वही सेम नियम लागू हो जाएगा कि मात्रा ई और ऊ की अगर है किसके पहले, विसर्ग के पहले, तो हमारा जो विसर्ग जो सा में बदल रहा था उस सा में ना बदल के शा में बदल जाएगा। ठीक है, टा के साथ में तो शा रहना ही है हमेशा, टा या ठा होगा तो विसर्ग हमारा शा में नहीं बदलेगा। तो ये आपकी विसर्ग के स्थान पे सा श श कैसे परिवर्तित होता है उसके ये नियम हो गए। ये बिल्कुल डेफिनेट है कि इसको नहीं बदलना है, ये ऐसा ही रहेगा, श ये ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। और ये दंती सा के लिए भी सा होगा, इसमें भी कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो वो कहाँ होगा, हमारे का और पा वर्ग में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, तो आपके कभी भी कुछ गलत नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि विसर्ग हमारा कहाँ कहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, फिर से क्विक रिवाइज करके देख लीजिएगा कि विसर्ग हमारा स में बदलेगा का के लिए, का वर्ग के लिए। विसर्ग हमारा शा में बदलेगा, विसर्ग के स्थान पे सा होगा, चा वर्ग के लिए। विसर्ग हमारा किस में बदलेगा, शा में बदलेगा, किसके लिए, टा वर्ग के लिए। विसर्ग हमारा सा में बदलेगा, ता वर्ग के लिए। विसर्ग हमारा सा में बदलेगा, पा वर्ग के लिए। ठीक है, ये दोनों तो उच्चारण स्थान से आपको याद रहेंगे कि चा का शा होता है, टा का शा होता है और बाकी सब के लिए सा हो रहा है। बस यहाँ पे इनमें मात्रा की हो जाती है कि इसके पहले अगर मात्रा होगी, मात्रा होने पे तो ये विसर्ग, ये ही जो विसर्ग है सा में ना बदल के शा में बदल जाएगा। और यहाँ पे भी मात्रा होने पर, कौन सी, छोटी और छोटी ऊ की मात्रा होने पर, ई या ऊ की मात्रा होने पे ये विसर्ग हमारा सा में ना बदल के शा में बदल जाएगा। तो बस ये दो संधियों के आपके नियम हो गए। ठीक है, उदाहरण हमने आपको समझाई दिया। तो उसके पहले आगे बढ़े, अपनी उतो संधि पर चले, जहां पे हमने आपको विसर्ग में बताया ना कि कहीं पे ओ की मात्रा हो रही है, अवग्रह का चिन्ह बन रहा है, अपन ने उदाहरण में पहले पढ़े। वो अब देखेंगे कि उत्व संधि कैसे बन रही है, कैसे हम अभी हमने विसर्गों को सा में परिवर्तित कर लिया, तीनों प्रकार के सा में बदल गया, लेकिन अब यहाँ पे ऊ में बदलेगा। कैसे बदलेगा उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के जितने भी ये वीडियोस बनते जा रहे हैं सब मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर भी आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखे magnetbrains.com, जैसे हर चीज़ सर्च करते हैं वैसे गूगल पे जाइए, लिख दीजिए magnetbrains.com, आपकी वेबसाइट हो जाएगी ओपन और इसमें आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगे, जितने क्लासेस आपने पढ़ाए हैं। अब मान लीजिए आपने उसमें 8th को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास का पेज हो जाएगा ओपन, सारे 8th क्लास के सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। और उसमें ही आप जैसे संस्कृत पे गए, संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, यानी हर चैप्टर में कितने कितने लेक्चर करवाए हैं सब यहाँ पे आपको लिस्ट एक के बाद एक मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर ओपन किया तो आपको 3 सब्जेक्ट की लिस्ट, 3 जो लेक्चर हैं उनकी आपको लिस्ट दिखने लगेगी, तीनों टॉपिक, यानी पहले में अनुवाद पार्ट 1 है, अनुवाद पार्ट 2 है, अभ्यास पार्ट 1 है। यानी अनुवाद को भी देखिए हमने टुकड़ों में समझाया, अभ्यास को भी टुकड़ों में कर करके समझाया कि जिससे कि भले ही थोड़ा समझिए, एक पार्ट में समझिए, लेकिन इतना समझिए कि आ जाए वो पूरे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आपने पहले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद भाई नेक्स्ट पे जाना है, यहीं से अपन को लिस्ट में दोबारा से नहीं करना, इसी पे नेक्स्ट जाएंगे तो अनुवाद पार्ट 2 मिल जाएगा, इसी पे नेक्स्ट करेंगे अभ्यास में पहुंच जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे कि पहला पार्ट पढ़ लिया, अब मैं 10वां पढ़ना है तो सीधे 10वें पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से भाई आसान है, सबसे अच्छी बात ये है, और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि 10वें पार्ट में ऐसा तो नहीं है कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया कि आपने सब पढ़ लिए और फिर शायद आपको लगे कि ऐसा तो नहीं कि 10th लेसन का और भी कुछ बनवाया हो या और भी कुछ समझाया हो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक साथ में भी हैं और अलग अलग भी डिवाइड करके दी हुई हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। आगे वाली वीडियो में हम अपनी विसर्ग संधि के 2 प्रकार और हैं, उत्व और रत्व, उनको भी हम आपको समझाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।